डोमर ग्रोथ मॉडल, इसकी हेडिंग दे दे मेरा। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट में हमने जो ग्रोथ के मॉडल किए थे उसमें से एक मॉडल था हेरेट डोमर मॉडल। उस हेरेट डोमर मॉडल में हेरेट की वर्किंग थी और डोमर की थी। अभी हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डोमर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। हेरेट और डोमर दोनों का काम मकसद सेम था कि लॉन्ग रन ग्रोथ इस तरह की अचीव की जाए जिसमें ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो और अदर मामला अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इस तरह की कोई चीजें डिस्टर्ब ना हो। आपको एक स्मूथ पैटर्न मिल जाए जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहे लॉन्ग रन में स्मूथली, बाकी चीजों को अफेक्ट किए बगैर। तो हेरेट ने अपना अलहदा से कोई पैरामीटर्स बीच में इंट्रोड्यूस करवाए थे और डोमर की वर्किंग का ज्यादा स्ट्रेस था इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, ये कहता है कि इनकम चेंज होने का ज्यादा रोल जो होता है वो इन्वेस्टमेंट में होता है। इन्वेस्टमेंट जब चेंज होती है तो इसका ड्यूअल इफेक्ट आता है। वो किस तरीके से आता है अभी यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। दी फ्रेमवर्क। अब दी फ्रेमवर्क में द बेसिक premises of the Domer model are as follow. सबसे पहली बात, एनी चेंज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो पर ईयर। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो पर ईयर इससे उसे डिनोट किया जाता है। विल प्रोड्यूस अ ड्यूअल इफेक्ट। इट विल अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब भी किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो इसका ड्यूअल इफेक्ट आएगा। एक तो आपकी एग्रीगेट डिमांड वो चेंज होगी और मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जब कम होती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एग्रीगेट डिमांड ये दोनों चीजें कम हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इन्वेस्टमेंट में जब भी चेंज आएगा ये प्रोड्यूस करेगा ड्यूअल इफेक्ट। एक तो आपकी एग्रीगेट डिमांड वो चेंज कर देगा और दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी मुल्क की वो चेंज कर देगा इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट। अभी तक यही हमने सीखा इस पहले पॉइंट में, समझे बात। नंबर 2, द डिमांड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑपरेट्स थ्रू द मल्टीप्लायर प्रोसेस। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट पे, द डिमांड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑपरेट्स थ्रू मल्टीप्लायर प्रोसेस। अब ये जो डिमांड में चेंज आता है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आता है। ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए का अगर आप इजाफा करते हैं तो डिमांड में भी 100 रुपए का इजाफा होगा। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आपको है, मल्टीपल टाइम डिमांड में इजाफा होता है। अब वो मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब है डिमांड में 5 गुना इजाफा होगा। 100 रुपए इन्वेस्टमेंट में इजाफा करें डिमांड में 500 का इजाफा होगा। 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट में इजाफा करें डिमांड में 5000 का इजाफा हो जाएगा। समझ लगा पॉइंट। जी। Thus, an increase in investment will raise the rate of income flow per year by a multiple of a increment in investment. आप इन्वेस्टमेंट में जब भी चेंज करते हैं तो आपकी इनकम फ्लो पर ईयर वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। कितने मल्टीपल टाइम, वो मल्टीप्लायर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मल्टीपल ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। फिर पढ़ ले यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन नहीं समझ लगी तो मैं दोबारा बता देता हूँ, है आसान सी बात है, देख लें एक बार फिर। यानी सर जो भी इंक्रीज आएगा इन्वेस्टमेंट में तो इनकम का जो रेट है वो मल्टीपल टाइम जो है बढ़ेगा। हाँ जी, इनकम में मल्टीपल टाइम इजाफा होगा। अब मल्टीप्लायर उसे चूंकि के से डिनोट किया जाता है और सिंपल मॉडल की बात करें 2 सेक्टर की, 1/1 - c ये होता है मल्टीप्लायर का फार्मूला। जी सर। अब 1 - c इक्वल टू एस भी होता है, तो 1/s लिखा जा सकता है इसे, लिखा जा सकता है। तो इसने डोमर ने मल्टीप्लायर के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है इसकी बजाय, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फोकस कर रहा है, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं कर रहा। तो ये मल्टीप्लायर ये आ गया जी 1/1 के इक्वल 1/s, वेयर एस स्टैंड्स फॉर ये कोई गिवन कांस्टेंट है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑन द assumption that investment is only parameter expenditure flow that influence the rate of income flow। अब ये देखें y इक्वल है c प्लस आई। 2 सेक्टर में नेशनल इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है ना। इसका फेवरेट है इन्वेस्टमेंट, इसने इन्वेस्टमेंट को पिक किया। इसने कहा कि वाई पे जो ज्यादा तब्दीली आती है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आती है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो नेशनल ये ड्यूअल इफेक्ट डालती है। कंजम्पशन में अगर तब्दीली आएगी वो सिंगल इफेक्ट डालेगी। इस वजह से इसने इन्वेस्टमेंट के रोल को अपने इस मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाया। तो यही बात वो कर रहा है, ऑन द assumption दैट इन्वेस्टमेंट इज द ओनली एक्सपेंडिचर फ्लो दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इनकम फ्लो। समझ लगी बात। जी सर।
we can then state that change in income over time, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन इनकम ओवर टाइम ये इक्वल होगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम बट विद मल्टीपल टाइम, मल्टीप्लायर से उसको अटैच कर देंगे ना तो ये चेंज इन इनकम ओवर टाइम बन जाएगा। यहां तक कोई टेंशन ना तो बता दें। अब ये इक्वेशन आपने अपने दिमाग की मेमोरी में फिट कर लेनी है कि चेंज इन इनकम ओवर टाइम ये इक्वल होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम इनटू मल्टीप्लायर। नंबर 3, capacity effect of investment is to be measured by change in rate of potential output of the economy is capable of producing। जो कैपेसिटी इफेक्ट आता है इन्वेस्टमेंट का वो इक्वल होता है जी चेंज इन रेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, जितना आपका मुल्क या इकोनॉमी वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है उसके कैपेबल है, उसकी जो उसमें जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो असल में आपका कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसको दोबारा देख लें इस लाइन को, यहां से लेके यहां तक याद करके सुनाए मुझे जुबानी, देखते हैं कौन सबसे पहले याद करता है ये लाइन। सर ये सिंपल वर्ड में बता दें क्या कह रहे हैं। ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है उसका इफेक्ट अगर आपने मेजर करना हो तो वो असल में आपकी पोटेंशियल आउटपुट वही होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो वो आप तो देखा जाता है कि मुल्क की पोटेंशियल आउटपुट कितनी है, पोटेंशियल आउटपुट जितनी होगी उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है। यानी जितना हम वो पैदावार कर सकते हैं उतनी ही हम इन्वेस्टमेंट के काबिल होंगे। जी हमारी कैपेसिटी असल में वही है ना। ठीक है। अब वो कहता है जी अज्यूमिंग अ कांस्टेंट कैपेसिटी कैपिटल रेशो, तो उसने कैपेसिटी कैपिटल रेशो ये है कैपेसिटी कैपिटल रेशो ये एक कांस्टेंट के इक्वल है, अज्यूमिंग अ कांस्टेंट कैपेसिटी कैपिटल रेशो। अब ये ऊपर आपको स्मॉल के नजर आ रहा है, नीचे कैपिटल के है। अब ये स्मॉल के इसे क्या कहते हैं बोला मैथ में, अगर किसी ने बीएससी में पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये क्या लिखा हुआ है, कैपा। ठीक है जी, क्या है कैपा जी, स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी और पोटेंशियल आउटपुट फ्लो पर ईयर, एंड ये तो रो है, पॉपुलेशन के कोरिलेशन को भी रो से डिनोट किया जाता है, तो आपको आइडिया होगा पार्ट 1 में ये करके आ रहे हैं आप। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है असल में, ये जो कैपा ओवर कैपिटल ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके रो से डिवाइड हो रहा है, सो इधर उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखें जरा ये बन गया, ये रो ये तो चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डी के व डी टी ये आ गया डेरिवेटिव। यहां तक समझ लगी बात। जी सर। ये सिर्फ आपने एक इक्वेशन याद करनी है जो कि आपकी ये बताएगी कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसी इक्वेशन में इस के को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, अगले स्टेप में ये बन गया, और उसके बाद आपने कहना है बाय टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो थर्ड स्टेप में ये आ जाएगा, ये कर ले बल्कि साथ साथ। जी सर। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज ओवर टाइम ये असल में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल में टाइम पीरियड के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है, कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये सिर्फ कैपिटल नहीं है, इट इज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये असल में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसको आई के इक्वल होता है, ये इतनी बात याद रखें। तो ये डी के और डी टी की जगह आई लिख देंगे हम, अगले स्टेप में आप लिखेंगे डी के डी कैपा ओवर डी टी इक्वल है रो आई, यहां तक आ जाए। जी सर। फातिमा उस्मान डन यहां तक। ठीक है, अब असल में ये दो चीजें, एक तो दो वैल्यूज आपने निकाल ली, एक तो डी के ओवर डी टी, और शुरू में एक आपने निकाली थी डी वाई ओवर डी टी, वो क्या थी पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये
तो ये दो साइड्स हैं, जिस तरह आप क्यू डी इक्वल क्यू एस करते थे, इसी तरह यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन के लिए डी वाई ओवर डी टी इक्वल डी कैपा ओवर डी टी ये करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज पुट कर देंगे, डी वाई ओवर डी टी की जगह ये पुट करेंगे और डी के ओवर डी टी की जगह जो अभी आपने निकाला है आई। ये देखें जी, ये इन दोनों को इक्वल इक्वल कर दिया। जी सर, ठीक है। आगे ये कहता है जी फाइंडिंग का सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी वो तो इसके इक्वल था और डी कैपा ओवर डी टी वो इसके इक्वल था, उनकी सिर्फ वैल्यूज पुट की है हमने, तो यहां तक आ गए। और इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, देखिए जरा फिर बताएंगे क्या किया है इसने। ये इस वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और रो से आई साइड पे आके डिवाइड। जी जी जी, आई इधर आ गया और एस उधर चला गया, बस और कुछ भी नहीं किया। समझे यहां तक बात? जी सर। ठीक है। अब यहां तक आने के बाद आपने इंटीग्रेशन लेनी है ऑन बोथ साइड्स। तो आप लिखेंगे बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे हम, तो इंटीग्रेशन का साइन आ गया साथ, डी टी अटैच हो गए। यहां तक अगर तो लिख रहे हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, यहां तक लिख के मुझे बताएं फिर आगे चलते हैं, बाकी भी बता दें। जी सर। ठीक है, अब ये देखें, ये डी टी इस डी टी से कट गया, तो हमारे पास इस तरफ क्या बचा, वन इस डी आई से मल्टीप्लाई होगा, डी आई ओवर आई इक्वल रो एस इंटू डी टी, ये बचा जी। अब ये वन ओवर आई इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये क्या होता है जी, एल एन आई। यस सर। और इसकी इंटीग्रेशन ये रो और एस ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इसे यूं लिखा जा सकता है रो एस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये क्या बन जाएगा जी, एल एन आई इक्वल रो एस टी। भाई वन की इंटीग्रेशन टी होगी ना विद रिस्पेक्ट टू टी जो आ रहे हैं हम। यस सर। ठीक है, अब नीचे इसका देखते हैं सोल्यूशन। ये जी, ये उसने कह दिया जी, ये एल एन आई के इक्वल है और प्लस सी वन वो साथ उसने अटैच कर दिया, और इसकी जब इंटीग्रेशन ली तो रो एस टी प्लस सी टू इसके साथ भी कांस्टेंट अटैच कर दिया। और इन दोनों इक्वेशंस को जब उसने सब्स्टिट्यूट किया, एल एन आई इक्वल रो एस टी सी वन प्लस सी टू, इसे लेट कर लिया सी के इक्वल। तो देखें जरा, ये आ गई इक्वेशन। अब हमें तो इन्वेस्टमेंट की आई की वैल्यू चाहिए, इसके साथ नेचुरल लॉग आ गया, तो नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ली तो देखें जरा ये इक्वेशन बन गई, ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ई नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल हो गया, इस तरफ तो आ गया आई। और एक्सपोनेंशियल का रूल ये है कि पावर ऐड हो तो एक्सपोनेंशियल दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लिखा जा सकता है। जी सर। ठीक है, यहां तक लिख लें जरा आप। जी सर। अब ये जो ई सी है, ये नजर आ रहा है आपको, ये सारे का सारा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप ए लेट कर लें, लेट ई सी इक्वल टू ए। तो ये देखें आई आपका ए ई रो एस टी इसका इक्वल आ गया, भाई यही लिखा हुआ ना। यस सर। अब ये जो आई निकला ना, असल में ये आई टी ये निकला है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। आगे लिख लें जनरल सोल्यूशन। अब इस पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो कैसे अप्लाई होती है बोला, पुट टी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में जहां जहां पे टी नजर आ रहा है
उसकी जगह पे 0 पुट कर दें, ये हो गया I0 इक्वल है 1 है। Yes, sir. अब ये a की वैल्यू हमने निकाल ली है I0, तो इस a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो सोल्यूशन हमारा डेफिनेट हो जाएगा। तो द डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन, फाइनल आंसर हमारा आ गया IT बराबर है I0 E रो ST। ये जी आंसर है हमारा। इसके आगे लिख लें डेफिनेट सोल्यूशन। ये जी इन्होंने भी आगे ये डेफिनेट सोल्यूशन निकाला हुआ है। यहाँ तक आपने काम करके आना है, अभी और कुछ नहीं करना। इसके अच्छे से प्यारे से नोट्स आपने बना के चेक करवाने हैं मुझे। आगे रेजर एज करवा दूं फिर आपको। जी सर। रेजर एज मॉडल ये बेसिकली डोमर मॉडल की एक्सटेंशन है। डोमर मॉडल में जी। हमने एक ये लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पाथ फाइंड करने की कोशिश की, जिसमें ना तो डिसइक्विलिब्रियम हो, ना इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होनी चाहिए। वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उसने एक अपना मैथमेटिकल कोई फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया। अब अकॉर्डिंग टू रेजर एज मॉडल आपकी इकोनॉमी उस एक शार्प एज पे होती है, उससे डेविएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट से अगर डेविएट की तो उसके दूसरे बहुत सारे सिवियर सर्कमस्टांसिस वो भुगतने पड़ सकते हैं, और इकोनॉमी वो अब तक होती जाती है, और वापस स्टेबल होना उसके लिए अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसको उसने नाम दिया रेजर एज का। ओके हो गया। ठीक है सर। जी सर। हाँ, अब वो कहते हैं कि अगर आपको डोमर की सारी वर्किंग वो समझ में आ गई है, तो इट नाउ बिकम रेलिवेंट टू आस्क व्हाट विल हैपन इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट को वो आर से डिनोट करता है, और रिक्वायर्ड रेट को वो रो एस से डिनोट करता है। अच्छा, यहाँ पे तीन चीजें रजिस्टर पे नोट कर ले। एक्चुअल ग्रोथ रेट एक होती है, उसे आर से डिनोट करेगा ये। एक रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है, उसे रो एस से डिनोट करेगा। और तीसरे नंबर पे इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट होता है, उसे आर स्टेरिक से डिनोट किया जाता है। ठीक है सर। लिख दो उधर के, समझ लगी बात। नहीं जी ठीक है। हाँ, तो अगर आपका आर वो रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट से डिफर हो तब क्या होगा। तो यहाँ पे उसने फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। यू से यूटिलाइजेशन को उसने डिनोट किया है। ये एक लिमिट उसने अप्रोच करवाई है टी से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये टी बेसिकली टाइम है जो कि अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, वाई टी ओवर के टी। यहाँ पे इनमें वैल्यूज आप पुट करेंगे तो इस यू का कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। वो आंसर या तो इक्वल टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, या ग्रेटर देन 1 होगा। समझे बात। जी सर। अब अगर इसका आंसर इक्वल टू 1 आ जाए तो इसका मतलब है आपकी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जितनी ऑप्टिमम लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन जिसे कहते हैं, जितनी आपके मुल्क की एफिशिएंसी है वो फुली यूटिलाइज हो रही है। जी अगर लेस देन 1 हो जाए, इसका सर। अगर मतलब, 1 ना आए। हाँ जी, अगर 1 ना आए तो फिर इसका मतलब है वो लेस यूटिलाइज हो रही है। और अगर 1 से ग्रेटर हो जाए तो ओवर यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पे नीचे से लिखा हुआ है यू, ये बेसिकली आर ओवर आर आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट था, और ये नीचे वाला रिक्वायर्ड था। इन दोनों की रेशो है ये बेसिकली आपकी यूटिलाइजेशन। तो इन दोनों की रेशो या तो ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 उसी सूरत में होगी अगर आर ग्रेटर हो जाए नीचे वाली वैल्यू से। अब ये देखें, ऊपर आर की वैल्यू है, नीचे आपका रिक्वायर्ड ग्रोथ है आर ओवर रो एस। ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर अगर होगी तो ही आपकी यू की वैल्यू ग्रेटर होगी ना, ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन जी होगा। सर। क्योंकि नीचे वाली अगर ग्रेटर होती जाए तो ये ओवरऑल इसका रिजल्ट वो छोटा होता जाएगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर होती जाए तो इस पूरी वैल्यू का, इस पूरी टर्म का रिजल्ट ग्रेटर होता जाएगा। तो इसका मतलब है यू डायरेक्टली रिलेट कर रहा है आर के साथ। आर जितना ग्रेटर होगा यू उतना ग्रेटर होगा, आर की वैल्यू जितनी कम होगी यू उतना ही छोटा होता जाएगा। समझे बात। जी सर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है यू ग्रेटर देन इक्वल लेस देन उसी सूरत में होगा अगर आर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इस टर्म के होगा। इन अदर वर्ड्स ये बेसिकली डिफरेंस है एक्चुअल और ग्रोथ रेट का। ये हमने यही फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे आप ये कंक्लूजन निकालेंगे इस पूरी टर्मिनोलॉजी का कि अगर तो इक्वल टू 1 है फुली यूटिलाइजेशन है, अगर इक्वल टू 1 नहीं है, 1 से आंसर छोटा है तो शॉर्टेज है, और अगर 1 से जी। आंसर इंक्रीज हो गया तो सरप्लस हो गया। इन्वेस्टमेंट इसके इक्वल होगी रेजर एच की बेसिक इक्वेशन यही है। ये ए ई आर टी होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल फ्लो। ये लास्ट टाइम करवाया था, आपको याद है ना, जिसकी हमने इंटीग्रेशन ली थी।
अब उसमें आई की जगह इनिशियल कंडीशन जब हम पुट करते थे, ये आई टी इसके इक्वल है, जब इनिशियल कंडीशन पुट करते थे ए का आंसर निकल आता था आई 0, ये निकलता था ना। जी हाँ, तो वो ए की जगह पे आप आई 0 रिप्लेस कर दें तो ये डेफिनेटाइज सोल्यूशन आ जाता था। तो ये डेफिनेटाइज सोल्यूशन कोई वो कंसीडर कर रहा है अपने मॉडल में रेजर एज। ये आपने इक्वेशन याद रख कर लेनी है। याद क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया तो ये पता ही होगी आपको बात। और दूसरी बात, डी आई ओवर डी टी, इन्वेस्टमेंट में चेंज ओवर टाइम, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है बेसिकली। तो इसका डेरिवेटिव वो देखें, ये होता है। ओके, सर ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ ज्यादातर ऐसे थ्योरी में ही आता है ना, सब क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन रेजर थ्योरी एज में पे तो आप ना पूछता है कि रिजल्ट सच होता क्या है आपने इस पे नोट लिखना है, बस 10 नंबर का नोट है ना, पूछेगा। और ये ज्यादातर 10 मार्क्स का ये सारा लिख देंगे जो भी इस पे लिखा हुआ है। हाँ जी, ये इसमें जो headings। थ्योरी लिखी हुई है ये इतना ज्यादा नहीं लिखना। बेसिकली आपने इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व करना होता है, और जहां पे जरूरत हो आप हल्का हल्का ये इक्वेशन को नीचे एक्सप्रेस कर दे कि इस लाइन का ये मतलब है। मतलब कि ये जो इक्वेशन बनी है ये इसको डिफाइन करना है हमने। जी जी, अब ये आपने लिख दिया नीचे, Headings- ये बताना पड़ेगा ना मतलब ये सर बेसिकली हेड्स कि जिस तरह से कि u इज इक्वल टू 1 इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन 1, हाँ, ताकि इसी तरह चीज हाईलाइट हो जाए थोड़ी सी। एक नोट टाइप बनता जाएगा ये। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अब ये दो एक्सप्रेशन है, और लास्ट में डोमर मॉडल में हमने ये चीज इसके कंक्लूजन में निकाली थी। याद है जी। इसको मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग होती है, और इन्वेस्टमेंट को वो इसके साथ डिनोट कर रहा है और सेविंग को वो ये कह रहा है। तो दो साइड्स होती हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होती है, इन्वेस्टमेंट सेविंग होती है, ये दो चीजें इक्वल इक्वल डोमर अज्यूम करता है। अब ये डी आई ओवर डी टी, ये जो चीज है इसकी जगह पे ये हमने अभी ऊपर निकाला है, ये आई 0 ई आर टी, इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं आप। ये ऊपर देखें, नजर आ रहा होगा। ये लिख लें या वो लिख लें? नहीं, पहले आपने ये लिखना है, उसके बाद इसको आपने रिप्लेस करना है इस एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि ये डोमर का एक्सप्रेशन है और ये वाला ठीक। रेजर एज का एक्सप्रेशन है। मैंने इसलिए कहा है ये डोमर की एक्सटेंशन है। तो ये पहले डोमर मॉडल वो आपको समझ अगर अच्छे तरीके से आ गया, उसके बाद ही रेजर एज पे चलेंगे, क्योंकि ये आपने काम कर लेना, उसके बाद इसको रिप्लेस करना है इसके साथ। और यहाँ पे आपने डी के ओवर डी टी रो आई टी होता है, एक तो ये चीज याद रखनी है, डी वाई ओवर डी टी, ये डी वाई ओवर डी टी के इक्वल आ गया। और डी के ओवर डी टी वो रो आई टी होता है, आई टी की जगह पे आपने उसका एक्सप्रेशन पुट कर देना ये। तो ये बेसिकली आपका डी के ओवर डी टी आ गया। ओके हो गया। अब डी वाई ओवर डी टी डी के ओवर डी टी, तो आपने इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करते हुए एंड पे अपने ये इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देना, बस इसको आप पढ़ लीजिएगा, और इसमें बात कोई नहीं है, बेसिक बात ऊपर वाली ही है। और इस एक्सप्रेशन पे आपने आके एंड कर देना, और आगे नीचे थ्योरी में थोड़ा सा बता देना है कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन एक्सीड कर जाता है इससे, तो उसका क्या मतलब है। तो उसका मतलब है रिक्वायर्ड रेट आपका बहुत ज्यादा है, एक्चुअल ग्रोथ रेट कम है, अदरवाइज एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है, रिक्वायर्ड कम है। तो जब भी इन दोनों के दरमियान बैलेंस नहीं होगा